नमस्कार। रायसीना डायलॉग्स के प्लेटफॉर्म से मैं आपके साथ हूं नगमा, मेरे साथ ओआरएफ के चेयरमैन संजय जोशी। और इस दफ़ा रायसीना डायलॉग में जो उसका केंद्रीय थीम रहा, जो उसके मूल में था, वो था संस्कार। संस्कार क्या है? संस्कार जनेऊ और कमंडल नहीं है, संस्कार रिचुअल नहीं है। संस्कार की 3 थीम्स हम लोग लेकर के आए हैं: असर्शन, अकोमोडेशन और एडवांसमेंट। संस्कार जो है ये नहीं कहता है कि आपको लकीर का फकीर बनना है। रायसीना डायलॉग का शुरू से प्रयास यही रहा है, जहाँ हर प्रकार के लोग, दुनिया के किसी भी कोने से लोग आकर के, जो आज आपस में कलेश में भी बिल्कुल मशगूल हैं, वो यहाँ आकर के साथ बैठ करके कम से कम एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। सिर्फ ये कहना कि जो मैं अभिव्यक्त कर रहा हूँ, जो मैं शक्ति के पूरा शक्ति लगा करके कह रहा हूँ, यही सही है और बाकी कुछ सब गलत है। तो कहाँ उस दलदल से कैसे बाहर निकला जाए। बिल्कुल, ये है रायसीना डायलॉग, ये है हमारा संस्कार और यही हमारी शक्ति है, जो वास्तव में भारतीय परंपरा की शक्ति है। नमस्कार। रायसीना डायलॉग्स के प्लेटफॉर्म से मैं आपके साथ हूं नगमा, मेरे साथ ओआरएफ के चेयरमैन संजय जोशी। और इस दफ़ा रायसीना डायलॉग में जो उसका केंद्रीय थीम रहा, जो उसके मूल में था, वो था संस्कार। और पिछले साल इसकी जो थीम थी वो कालचक्र की थी। तो संजय जोशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब ख़त्म होने को आया ये सेशन, 11वां अध्याय रायसीना डायलॉग्स का। पिछली बार हमें याद है कि हमने कालचक्र पर बात की थी और इस बार संस्कार। तो पिछली बार से इस बार 1 साल के अंदर कालचक्र से संस्कार की ओर जो हम आए हैं, क्या बदला है और क्या मतलब संस्कार का इस बार? ये तो देखिए, जो सभ्यताएं हैं वो नदी की तरह बहती हैं, कभी सिमटती हैं, कभी फैलती हैं, कभी विघटन होता है, कभी सुगठन होता है, एकीकरण होता है। तो कालचक्र से संस्कार जो है, मैं वो कहूँगा एक प्रगति है। कालचक्र के बाद संस्कार ही काम आते हैं, क्योंकि कालचक्र के जिस स्तंभ पर आज हम हैं वो एक विघटन का स्तंभ है। आप चारों तरफ देखिए, चाहे अमेरिका में देखिए, चाहे एशिया में देखिए, चाहे अफ्रीका में देखिए, चाहे यूरोप में देखिए, सब जगह कलेश, पूरी दुनिया में कलेश। और ये जो संस्कार की 3 थीम्स हम लोग लेकर के आए हैं: असर्शन, अकोमोडेशन और एडवांसमेंट। असर्शन अभिव्यक्ति, डंके की चोट पर अभिव्यक्ति, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, बाकी किसी का कोई वजूद नहीं है जी, वो पहली चीज़ है। और वहीं से कलेश शुरू होता है और यही कलेश हम चारों तरफ देख रहे हैं। तो जो कालचक्र के जिस स्थल पर हम पहुँचे हैं, वहाँ से क्या हमको बाहर निकालेगा, कैसे ये बिखराव जो है दुनिया में, वो कैसे कब होगा, उसका एक ही तरीका है, वो है संस्कार। तो इसलिए इस बार जो हमने ये डायलॉग रखा, उसकी थीम रखी संस्कार। अब आप पूछिए, संस्कार क्या होता है? जी बिल्कुल, ये अगला सवाल है, वाजिब सवाल है कि संस्कार क्या होता है, खास करके ऐसे वक्त में जब पूरे विश्व में इसकी कमी भी दिखाई दे रही है। और सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है वो डंके की चोट पर अभिव्यक्ति, कि जो हमने कहा वही सही है। और ख़ास करके जो सुपर पावर्स है, वहाँ सबसे ज़्यादा ये दिख रहा है। वैसे में संस्कार की क्या जगह बच रही है? देखिए, संस्कार क्या है? संस्कार जनेऊ और कमंडल नहीं है, संस्कार रिचुअल नहीं है। एक संस्कार जो है ये नहीं कहता है कि आपको लकीर का फ़कीर बनना है। एक बहुत बार कहते हैं संस्कार क्या है, वो एक ग्रूव है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह। तो जो स्थिति आज दुनिया में है वो वास्तव में वो लकीर के फ़कीर हैं। एक्शन रिएक्शन, सबके अपने पुराने घाव हैं, पुरानी चोटें हैं, ऐतिहासिक चोटें। उनसे उभर कर बाहर नहीं निकल पाते हैं, उन्हीं चोटों को। और वो चोट तो हील हो गई है, चोटों का कुछ बचा नहीं है। पता नहीं कितने साल, सदियों साल, 100 साल, 300 साल, 3000 साल पुरानी कभी की कहानियाँ हैं, चोटें हैं, उन्हीं पर आज जी रहे हैं। और उन्हीं को लेकर के आज तक सारे कलेश पैदा हो रहे हैं। तो ये हो गया लकीर के फ़कीर, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। वास्तव में संस्कार जो है वो लकीर में नहीं फंसाता है। संस्कार को इस तरह से देखिए कि जैसे पानी की नहर है, जो लीक है, वो पानी देती है, सींचती है और सींच करके नई फसल पैदा करती है, वो संस्कार है। अगर पानी वहाँ रुकने लगे, अगर वो लकीर फ़कीर बन जाए, तो वो जो खेत है वो खेत नहीं रहेगा, वो दलदल बन जाएगा।
और उस दलदल में फंस करके फिर आप कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तो जितने ये कॉन्फ्लिक्ट्स आप देख रहे हो, चाहे रूस यूक्रेन के बीच में देखिए, यूरोप और रूस के बीच में देख लीजिए, चाहे इजराइल और ईरान के बीच में देख लीजिए, पर पश्चिम एशिया में देख लीजिए, ये सब पुराने 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 संघर्ष चले आ रहे हैं जो आज तक हम उनका समाधान नहीं निकल पा रहे हैं। तो किस ढंग से इनसे उबरा जाए, क्या सहारा लेकर के इनसे उबरा जाए? तो वहाँ पर जो एक सोच निकलती है। सब लोग कहते हैं, दुनिया भर में आजकल चलता है कि देखिए नैरेटिव बड़ा स्ट्रांग है, सब कहते हैं पावर ऑफ नैरेटिव। नैरेटिव क्या है? भारतीय परंपरा क्या है? भारत में महाभारत की बात करते हैं, वहाँ से देखिए, या जो पूरी इंडियन फिलॉसफी है, कथा सागर की बात करिए, वो भी एक नैरेटिव है, कहानियों का समागम है। जी जी, कहानियाँ चलती रहती हैं, नैरेटिव चलता रहता है। लेकिन जो सूत्रधार है, जो नैरेटिव का रचयिता है, वो उस नैरेटिव से हमेशा बाहर रहता है, निष्पक्ष। वो जो एक तपस्या है, जिसके लिए, जिस तपस्या को लेकर के कोई नेता गुरु ऊपर उभर करके संजय की तरह, धृतराष्ट्र एक अंधे राजा को, जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, पट्टी और आंखों में पट्टी बंधी है, दिखता नहीं है, उसको महाभारत की कहानी सुना रहा है। अपना वर्जन नहीं सुना रहा है, उसका कोई एजेंडा नहीं है, उसकी कोई पॉलिटिक्स नहीं है उसमें। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, निष्पक्ष रूप से कथा सुनाते जा रहा है। तो ये एक परंपरा है जो भारतीय संस्कृति में कथा क्या होती है, कथा का सागर क्या होता है, और कैसे कथाओं के अंदर और कथाएं रहती हैं। तो परिपेक्ष बहुत ज़रूरी होता है। कथा कहाँ स्थित है, कैसे हुई, कैसे ये पूरी घटना घटित हुई, जब तक परिपेक्ष आप नहीं समझोगे, और परिपेक्ष तो बदलता रहता है। तो इसलिए जो भारतीय परंपरा है, उसमें जो माना जाता है कि हर कहानी, हर नैरेटिव रिलेटिव होता है, उसका परिपेक्ष समझना ज़रूरी होता है। और वो तब तक आप नहीं समझोगे जब तक आप दूसरे का जो पक्ष है, प्रतिपक्ष भावना कहा जाता है, प्रतिपक्ष भावना को समझना अत्यंत ज़रूरी होता है। ये है संस्कार। तो भारत में अगर रायसीना डायलॉग हो रहा है, तो एक दूसरे ढंग की अभिव्यक्ति है। हम कैसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म का निर्माण करें। रायसीना डायलॉग का शुरू से प्रयास यही रहा है, जहाँ हर प्रकार के लोग, दुनिया के किसी भी कोने से लोग आकर के, जो आज आपस में कलेश में भी बिल्कुल मशगूल हैं, बिल्कुल, वो यहाँ आकर के साथ बैठ करके कम से कम एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। सिर्फ ये कहना कि जो मैं अभिव्यक्त कर रहा हूँ, जो मैं शक्ति के पूरा शक्ति लगा करके कह रहा हूँ, यही सही है और बाकी कुछ सब गलत है। तो कहाँ उस दलदल से कैसे बाहर निकला जाए। बिल्कुल, ये है रायसीना डायलॉग, ये है हमारा संस्कार, और यही हमारी शक्ति है, जो वास्तव में भारतीय परंपरा की शक्ति है। और ये इस समय खास करके और महत्वपूर्ण है, जब पूरे विश्व में युद्ध छिड़ा हुआ है, कई खेमों में दुनिया बटी हुई है और भयानक युद्ध छिड़ा हुआ है, महायुद्ध के कगार पे हैं, जहाँ पर बातचीत की गुंजाइश नहीं रही है। एक तरफ से दावे होते हैं, दूसरी तरफ से उसे खारिज किए जाते हैं। ऐसे में एक ऐसा पटल जो इसका अनोखापन है, वो यही है कि तमाम तरह के पक्ष यहाँ पर आए हैं और बातचीत हो रही, संवाद चल रहा है अभी भी। वैसे में आप देखें तो रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि भी हैं, ईरान और इजराइल के प्रतिनिधि भी यहाँ पर हैं। किस तरह की बातें यहाँ से निकली हैं ऐसे समय पे जब इजराइल और अमेरिका का लगातार हमला और ईरान की तरफ से पलटवार, ये दोनों जारी है। तो कई चर्चाएं इस पर भी हुई, भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर कि भारत का क्या रुख होना चाहिए। यहाँ पर अगर अमेरिकी डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने एक बयान दिया रायसीना डायलॉग के प्लेटफॉर्म पे कि भारत को हम उस तरह से उसकी आर्थिक उन्नति नहीं होने देंगे जिस तरह हमने चीन की मदद की थी। इस बात को लेकर काफ़ी आलोचनाएं हुई, उसके क्रिटिसिज्म हैं कि इस पटल को उन्होंने क्यों चुना इस तरह की बात करने के लिए। क्या संदेश जाता है इससे? देखिए, वास्तव में अगर देखें, ये ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि बड़े असर्टिव हैं, अमेरिका के जो कुछ अमेरिका करना चाहता है वो उसको पूरे जोश से उस पर लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। वास्तव में अगर आप देखें, कथनी और करनी, आज की कथनी और अमेरिका की पुरानी करनी में कोई अंतर नहीं है।
करनी वही थी, क्योंकि जो अपने को शक्ति के अभिव्यक्ति में अपने को सोचता है कि मैं हेजिमोन हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, पूरा इतिहास देखिए, ये पहली बार नहीं है जबकि अमेरिका ने किसी को आगे बढ़ने से रोका है जी। तो अमेरिका इतिहास ही ये रहा है। देखिए, हम चीन की राइज की बात करते हैं, 1984 में प्लाजा अकॉर्ड हुए थे। जापान का पूरी तरह, जब जापान बहुत तेज़ी से कर रहा था, अमेरिकी जितनी कंपनियां थी, जो स्थितियां चीन की है उस वक्त जापान की थी। अमेरिकी कार बाजार पूरा ध्वस्त हो चुका था। जापानी कारों ने, जापानीज प्रोडक्ट्स ने, चाहे वो घड़ियां हैं, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, बिल्कुल सबसे आगे था। कोडक के कैमरा चलते थे, पैनासोनिक के वीडियो प्लेयर्स आने लग गए थे, तो पूरे बाजार पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त यही मार्ग अपना करके जापान को रोकने की कोशिश की गई। ऐसा ही जर्मनी के साथ भी हुआ था। तो ये कहना कि देखिए, चीन को जब तक फ़ायदा रहा, अमेरिका को जब तक ये फ़ायदा रहा, ये बाज़ार का विस्तार होता गया, तो चीन को बढ़ावा दिया गया। साथ ही साथ ये भी कोशिश थी कि किस तरीके से रूस और चीन के बीच में एक दरार पैदा की जाए, चीन को आगे से बढ़ावा दिया जाए। तो ये पूरे एक योजना के तहत ये पूरी प्रक्रिया चली थी। तो देखिए, कथनी और करनी, आज कथनी अभिव्यक्ति ज़्यादा मजबूत हो गई है, करनी तो तब से वही रही थी। अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए जो तरीके अमेरिका ने तब भी अपनाए थे, वो आज से बहुत भिन्न नहीं थे। तो जो कहते हैं कि ट्रंप ने ऐसा कर दिया, ट्रंप ने ऐसा कर दिया, वास्तव में नहीं है। करनी बहुत समय से, अगर आप अमेरिकी की जो नेशनलिज्म, नेशनल पॉलिसी देखें, तो बहुत समय से यही रास्ता चलते आ रहा है। समस्या ये है कि आज वास्तव में जो शक्ति अमेरिका की थी, वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने से उसको चैलेंज किया जा रहा है दुनिया भर में जी। और कई और पोल्स, कई और छोटी शक्तियाँ, मध्य शक्तियाँ आगे आकर के आज वो भी वही अभिव्यक्ति करने की स्थिति में आ रही हैं। तो ये जो आप शोरगुल देख रहे हो, जो आप कलेश देख रहे हो, वो इस फेस की वजह से है। तो इसमें देखिए, ज़्यादा इसको ये सोचना, अरे ऐसा कह के करेगा, हमारी तो नाक में लगी, हमको घूसा मार के चल, ये सब नहीं है। कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, समझ जाइए, आप सचेत हो जाइए। अब आप अपनी देश के, अपने हितों की रक्षा कैसे करते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। जो आपने कहा कि बहुत सारी क्षेत्रीय ताकतें उभरी हैं, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है, अमेरिका उस तरह का सुपर पावर नहीं रहा जैसा वो था, और ये उस तरह की एक बौखलाहट भी है, क्योंकि अमेरिका वो जगह अपनी घेरना चाहता है। बार-बार क्या कहते हैं, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। जी, खुद ही मानते हैं कि अमेरिका की जो शक्ति थी तो वो आज नहीं रही। अमेरिका वापस अपनी शक्ति कैसे लेगा, कैसे पाएगा? तो जो एक वहाँ की नेशनल प्रायोरिटी है, उनकी, वो स्पष्ट कहते हैं कि अमेरिका को हमने सशक्त करना है। जी। तो कैसे सशक्त करना है? वो कैसे अमेरिका वापस उस स्थिति में आए कि जो उसकी बात हो वो सब माने, मल्टीपोलैरिटी की जो दुनिया है वो किसी तरह से उस पर काबू किया जा सके। एक इस पूरे हंगामे में एक आखिरी सवाल ये है कि बहुत जो सप्लाई चेन है, खास करके एनर्जी सप्लाई चेन, पेट्रोलियम क्रूड का दाम हमने आज ही देखा कि कितना ज़्यादा बढ़ गया। एक एनर्जी क्राइसिस है, उसको मैनेज करने की कोशिश जो हो रही है वहाँ पर, उसमें भी एक बात आई कि भारत को एक इजाज़त दी गई है कि कुछ दिनों के एक वेवर दिया गया है कि हम रूस से तेल खरीदें। ये एनर्जी क्राइसिस, जो कि आपकी इस पर काफ़ी महारत है, ये एनर्जी क्राइसिस जो है वो कितनी बड़ी इस समय है और किस तरह इसको मैनेज करने की कोशिश हो रही है, इस पर भी कुछ संवाद। देखिए, एनर्जी क्राइसिस जो आ रही है, समस्या ये है, उसे भारत की समस्या, भारत के लिए बड़ी समस्या है। भारत के लिए बड़ी समस्या इसलिए है क्योंकि भारत को 1991 का भी दशक याद है, जब पहले गल्फ वॉर की वजह से, ये पहली बार नहीं हो रहा है, जब पहले गल्फ वॉर की वजह से एकदम तेल की कीमतों में भयानक उछाल आया था। तब आपको याद है क्या हुआ था? भारत को अपना सोना गिरवी रखने विदेश जाना पड़ा था। तब भारत में रिफॉर्म की प्रोसेस शुरू हुई थी। तो पहली बार ये इस युद्ध से जनित एनर्जी क्राइसिस पहली बार नहीं आ रही है, ये पहले भी आई है और इसी चक्र में आई है। जो मैं जिस चक्र की बात कर रहा हूँ, जो एटीट्यूड अमेरिका का रहा है, उसी के चलते आई थी। तो इसी तरह की स्थिति पहले भी रही है कि 50 दिनों के लिए आपके पास तेल रिजर्व है या क्राइसिस? बिल्कुल ऐसी है। उस समय ये स्थिति हो गई थी कि आपको कुछ हफ्तों के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचे थे। और वो तो अच्छी बात हुई कि भारत में कुछ अच्छे रिफॉर्म्स आए, कुछ अच्छी, भारत के लिए अच्छा ही रहा।
भारत ने अपने सबक सीखे और एक नया रास्ता अख्तियार किया, रिफॉर्म्स की प्रोसेस शुरू की और उस क्राइसिस से ना सिर्फ उभरा लेकिन सशक्त होकर के सामने आया। तो ऐसी क्राइसिस अच्छी होती है, वास्तव में अच्छी होती है कि हमको अपना अपना हित कहाँ दिख रहा है, हम कैसे आगे आने वाले समय में अपना सिस्टम्स, अपनी सप्लाई चेन्स ऐसे सशक्त करें कि हमको इस तरीके से किसी का मुंह नहीं देखना पड़े। जी जी। तो मेरे विचार में अच्छी चीज़ें हैं। किसी भी इस तरह के एक आध झटके लगना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हम लोग बड़े कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। हम तो पहले सोच रहे थे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भारत जो है एक सर्विसेज इकोनॉमी होकर के बढ़ता जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में हमको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक वो सोच चलती थी। अब भारत कहता है कि नहीं, मेक इन इंडिया ज़रूरी है, हमको बनाना पड़ेगा, हमको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, हमको अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग वापस लानी पड़ेगी और पूरी सप्लाई चेन्स इस तरीके से फिर से रिकन्फिगर करनी पड़ेंगी कि कहीं भी इसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप हमारी कमज़ोरी ना बन जाए, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कम्युनिकेशंस हो, ये अत्यंत आवश्यक हो गया। तो ये भारत के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि हम सर्विस इंडस्ट्री से आगे बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशंस पर ध्यान दें, और जागने का वक्त है और उम्मीद है कि हम जाग रहे हैं, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल और जागे रहे हैं, दोबारा सो ना जाएं हम इसमें। बहुत जरूरी है। एक छोटी सी बात और कि इसमें जो ये पश्चिम एशिया के मुल्कों में ईरान इजराइल के जो जंग है उसका असर देखा जा रहा है, और ऐसे में भारत की फिर से वो अनोखी स्थिति है जब भारत इजराइल से भी बात करता है, भारत ईरान से भी बात करता है। तो सवाल ये भी उठते थे कि भारत का इसमें क्या रोल है। जाहिर है कि जब उन्हें बुलाया जाएगा किसी मध्यस्थता के लिए तो वो मध्यस्थता करेंगे, पर भारत एक बहुत यूनिक पोजीशन में इस वक्त है जहाँ दोनों से उनकी भारत की परंपरा है जी, हमेशा से भारत की परंपरा रही है। उसकी कारण मैंने बताया, वो हमारा संस्कार है। और ये संस्कार जो है पूरी एक सोच है, जो जिस ढंग से शक्ति को देखा जाता है, जिस ढंग से अभिव्यक्ति को देखा जाता है। पश्चिमी विजन फर्क है, भारतीय विजन इसके बारे में बहुत अंतर है। वही मैं आपने समझाने की कोशिश की कि भारत में फ़र्क क्या है, नैरेटिव का सूत्रधार कौन होता है, सूत्रधार का रोल कौन होता है। तो भारत वो सूत्रधार है जो सारे ये बिखरे हुए जो स्ट्रैंड्स हैं, छोटे छोटे नोड्स हैं, पावर सेंटर्स हैं, उनको कैसे एक सूत्र में बांध सके, निष्पक्ष ढंग से साथ ला सके, ताकि कहीं ना कहीं एक आगे समायोजन हो करके उन्नति की तरफ हम बढ़े। जो 3 ए हमारे यहीं हैं, संस्कार और assertion, accommodation and advancement, अंत में उन्नति। जी। तो उसी लक्ष्य पे भारत संवाद के जरिए भारत संवाद के आगे बढ़ता जाएगा। धन्यवाद आपका।